नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना सबसे प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर। एग्जाम नगर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ समय के बाद मिलना हुआ है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं और इसलिए क्लासेस अपनी हो नहीं पाई थी। आज फिर से मैं यहां से कोशिश कर रहा हूं। रीट का जो आपका एग्ज़ाम है उसकी तिथि में कोई बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है और आपको यही कोशिश करनी है कि किसी भी रीट की तिथि में बदलाव ना हो। आपको यही सोच के अपनी तैयारी करनी है। 25 अप्रैल आपका टारगेट होना चाहिए और उसी टारगेट को कवर करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करके रीट की पात्रता परीक्षा को पास करके और राजस्थान में अपने आप को एक गौरवशाली शिक्षक के रूप में अपने आप को आपको स्थापित करना है। आज हम रीट में साइकोलॉजी में अपन अधिगम पढ़ रहे थे और अधिगम में ही आज जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। तो जब साइकोलॉजी और वो भी किसी कंपटीशन एग्जाम में जब आती है तो ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें वो जीन पियाजे से रिलेटेड कई प्रश्न पूछता है। इस बार जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ जिसका कल ही रिजल्ट आया है, सीटेट के एग्ज़ाम में भी जीन पियाजे से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए ये जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैंने गहराई से इसके नोट्स बनाए हैं और उन्हीं नोट्स को एज ए PDF के रूप में रख करके, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और यहाँ बिल्कुल भी ब्लैक बोर्ड की सहायता से या वाइट बोर्ड की सहायता से मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मुझे मैसेज मिले कि सर आप कैसे भी पढ़ाइए लेकिन उसे कंटिन्यू जारी रखिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एज ए PDF के रूप में मैं आज आपको यहाँ पढ़ाऊँगा। तो डोंट वरी, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपको कोई भी चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम बिना कि समय व्यतीत किए हुए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो मेन जो पॉइंट है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आपको इसी को समझना है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। तो हम सबसे पहले देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पहले यूँ समझ लीजिए कि जो संज्ञानात्मक विकास है, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो बात करता है, ये क्या होता है और इसके बारे में अगर आप जान लेंगे तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। जीन पियाजे को एक बार साइड में रख दीजिए कि जीन पियाजे को अभी आपको नहीं लाना है बीच में। अभी जीन पियाजे की बात हम करेंगे बाद में। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ किसकी? संज्ञानात्मक विकास की बात आज हम आपके सामने यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है संज्ञानात्मक विकास का जो संबंध है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से, यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है उससे इसका रिलेशनशिप है। देखिए बेसिक सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि हम संज्ञानात्मक विकास की बात आपके सामने कर रहे हैं। तो संज्ञानात्मक जो विकास है वो क्या है? देखिए संज्ञान, जब मैंने आपको ये पढ़ाना शुरू किया, अधिगम के सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाने शुरू किए, तो उसमें दो तरह के सिद्धांतों की बात हुई थी कि व्यवहारवादियों के सिद्धांत और आपके जो संज्ञानवादी जो थे इनके सिद्धांत की बात हुई थी। तो मैंने उसी समय आपको समझा दिया था कि जो संज्ञानवादी है, जो गस्टलवादी हैं, इनकी जो थ्योरी है वो मूलतः इसी बात पर है कि कोई भी समस्या का समाधान करके ही अधिगम होता है। वो इस बात के बारे में कहते हैं और इसमें वो कहते हैं कि आदमी को सूझ विकसित होती है, संज्ञान डेवलप होता है और जब संज्ञान होता है तो समस्या का समाधान होता है। वो इस तरह की बात मानते हैं। तो अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ जो बात हो रही है संज्ञानात्मक विकास की, वो संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी है उसी की यहाँ वो बात करता है। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि जो संज्ञानात्मक जो शब्द था, संज्ञानात्मक शब्द, इस संज्ञानात्मक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपको इस बात को देखना है। तो जो संज्ञानात्मक शब्द जो था ना, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गुस्ताव निशर नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। किसका? संज्ञानात्मक
जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले साइकोलॉजी में इन साइकोलॉजी, तो ये जो पहले जो आदमी थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। नाम पूरा है इनका उल्रिक गुस्ताव निस्टर, ठीक है। तो ये जो गुस्ताव निस्टर हैं, इन्होंने ही संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में, और कब, 1967 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे सवाल किया जाए कि संज्ञानात्मक जो शब्द है इसका मनोविज्ञान में सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया, तो आपको बता देना है कि गुस्ताव निस्टर नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1967 के अंदर इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है। अब संज्ञानात्मक विकास जो है वो इस बात पर बल देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस प्रकार उनका उत्तर देता है। देखिए, मैं आपको समझाऊं, इस बात को समझाऊं, इसका मतलब क्या है कि जो संज्ञानात्मक जो विकास है वो किस बात पर निर्भर करता है और क्या इसका मतलब होता है, इन चीज़ों को समझना है। देखिए, कोई भी बच्चा है, बालक है, या वयस्क हो गया है, या उसके बाद अधेड़ उम्र का हो गया है, या उसके बाद में वो बूढ़ा हो गया है, कोई भी सिचुएशन में है कोई व्यक्ति, उस सिचुएशन में वो किसी भी चीज़ को कैसे ग्रहण करता है, आपका जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सारे दिन विभिन्न प्रकार के अनुभव जो हैं वो अर्जित करती हैं, विभिन्न टाइप्स के एक्सपीरियंस जो है वो आपके शरीर में ग्रहण करती हैं। अब उनके बाद उनमें किस प्रकार से रिएक्शन होती है, आप किसी चीज़ को देखते हैं, आपकी आंखों ने देखा, संसार को देखा, आप यहाँ मुझे देख रहे हैं, अब देखने के बाद अब आप उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, वो आपके दिमाग के अंदर सेट हो रही है, ये इस तरह की प्रोसेस कैसे होती है, यही बात मनोविज्ञान में समझाने के लिए जो है कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी है उसमें इस चीज़ के ऊपर बल दिया गया। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, ये जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो अपना कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक प्रकार से साइंस के स्टूडेंट इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या बाकी जो अन्य जो स्टूडेंट हैं वो भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि 10वीं क्लास तक के सिलेबस में जब प्रत्येक विद्यार्थी ने साइंस पढ़ा है, और उस साइंस में अब वर्तमान की जो किताबें हैं उनमें 8वीं क्लास के अंदर 2 नंबर का ही चैप्टर है कि सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के तंत्र। उसमें एक सिस्टम आता है ह्यूमन नर्व सिस्टम, यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र। तो एक तरीके से ये जो साइकोलॉजी का जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक तरीके से जो है वो प्रोसेस है, किसका प्रोसेस, ह्यूमन नर्व सिस्टम का प्रोसेस है, यानी मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र जो है वो यही बात समझाता है कि हमारे शरीर में किस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं, कैसे किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसके बारे में हम सोचते हैं, तो कैसे जो है वो हमें सब उसके बारे में, जैसे मान लीजिए आपके पैर में कांटा चुभ जाता है, समझिए एक बात मैं साइंस के हिसाब से बताता हूँ कि आपके पैर में कांटा चुभ जाता है। जैसे ही कांटा चुभ जाता है तो आपके शरीर में संवेदी सेंसरी सेल्स होती हैं, संवेदी कोशिकाएं होती हैं। जहाँ भी कांटा चुभा, मान लीजिए पैर में चुभ गया, तो वहाँ से जो सेंसरी सेल्स होती हैं वो वहाँ से चलती हैं और एक संदेश लेकर के आती हैं, मैसेंजर का काम करती हैं, मैसेज लेकर के आती हैं। और कहाँ आती हैं, आपके शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी में जो आपका मेरु रज्जु है, वो आपके मेरु रज्जु तक आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड में आकर के वो अपने मैसेज को देती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड में आकर के जब वो मैसेज को देती हैं तो स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से एक मोटार सेल्स को भेजता है, यानी कि मोटर जो कोशिकाएं हैं उनको भेजता है, और वो आपके मस्तिष्क में जाती हैं। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, साइंस के स्टूडेंट बखूबी जान गए हैं, और आर्ट वालों को इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, और उसका एक क्लास में बाद में यहाँ डालूंगा, वो साइंस वालों के लिए होगा बेसिकली। लेकिन अगर आप ही समझ लें, साइंस के अलावा जो कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं, अगर वो समझ लें तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मस्तिष्क में जाने के बाद किसी भी समस्या का समाधान होता है, और वो समाधान होता है जैसे मस्तिष्क ने ऑर्डर दिया कि कांटा चुभ गया है, उसको निकाल लीजिए, और खून आए तो उस पर अंगुली रख लेना है, उस पर पानी डाल लेना। तो वहाँ से सेल्स जो है वो वापस मेरु रज्जु को मैसेज करती है, और मेरु रज्जु जो है वो वापस सेंसरी सेल्स को बोलती है कि जाकर के कांटे को निकाल लो, खून आए तो पानी डाल लेना या अंगूठा लगा लेना। ये कंप्लीट प्रोसेस 1 सेकंड के 1 लाखवें भाग में संपन्न हो जाती है।
यानी सोचिए कि 1 सेकेंड के 1,00,000वें भाग में, समझ रहे हैं अब आपको, ये 1,00,000वें भाग में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो इसी प्रोसेस के ऊपर आधारित है, आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए, संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन है, स्मरण है, कल्पना है, अधिगम है और भाषा के प्रयोग आदि का समावेश होता है। ये सारी की सारी चीज़ें, तंत्रिका विज्ञान जो है, नर्व साइंस जो है, उसमें सारी की सारी चीज़ें आती हैं। आप कैसे कल्पना करते हैं, ये आपके मस्तिष्क का काम होता है, जो मस्तिष्क होता है आपका, उसका ये काम होता है। तो उसी के अंदर इस तरह की सारी प्रोसेस चलती हैं, उसी से संज्ञान होता है, और जब संज्ञान होता है तो आपको जो है सूझ विकसित होती है और उसी में समस्या का समाधान होता है, और यही संज्ञानात्मक विकास कहता है कि यही अधिगम है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, यानी शिक्षण अधिगम जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, तो इसका आशय यह है कि हम इसमें विभिन्न तथ्य, अनुभव और अवधारणाओं की समझ पर बल देते हैं। यानी कि यहाँ ये कहना चाहता है कि जब भी बच्चों को पढ़ाया जाए, बालकों को पढ़ाया जाए, तो उसमें जो तथ्य हैं, यानी कि जो उसका जो फैक्ट्स हैं, वो एक्सपीरियंस हैं, वो एक्सपीरियंस और उसके पीछे की जो अवधारणाएं हैं, जो पहले से चले हुए जो कॉन्सेप्ट हैं या उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर हमें बल देना है, और बल देने के बाद विद्यार्थियों को समझाना है, ताकि उनके दिमाग में क्यों, कब, कैसे का जो सवाल होते हैं उन सभी के जवाब मिल सके और उसे अच्छे से अधिगम हो सके। अब हम आगे एक बार बात करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, इस चार्ट से आपको समझा देता हूँ मैं कि इसका मतलब क्या है, तो आपको इसे समझना है। देखिए भैया, मैंने इसमें बताया है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास होता है तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, उस बात को मैंने कुछ अपने इसके अंदर रखा है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ समझिए कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो किसकी बात करता है। संज्ञानात्मक न्यूरोसाइंस का ये पार्ट है, जैसे ही न्यूरोसाइंस का पार्ट है। अब इसके अंदर किस तरह की चीज़ें होती हैं मैंने आपको पहले बता दिया है, न्यूरोसाइंस में किस तरह की चीज़ें होती हैं, कैसे बॉडी में जो हलचल होती हैं, जिनका मस्तिष्क से संबंध है, मेरुरज्जु संबंध है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेशनशिप है, वो क्या होती हैं। अब क्या होता है कि आपको संवेदना प्राप्त होती है। ठीक है, संवेदना, जैसे मैंने आपको बताया कांटों का चुभना, ये क्या है, आपको दर्द हुआ, दर्द होना क्या है, ये संवेदना है। आपको चुभ गया, कांटा चुभा, चुभना क्या है, संवेदना है। आप रो रहे हैं, रोना भी क्या है, ये भी एक तरह की संवेदना है। आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, ये क्या है, संवेदना है। आप संवाद महसूस कर रहे हैं, ये क्या है, संवेदना है। आपकी स्किन पे कोई हाथ रख रहा है तो वो आपको महसूस हो रही है, ये भी क्या है, संवेदना है। तो सबसे पहले हमें होती है संवेदना। जब भी संवेदना होती है तो प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का आशय यह होता है मित्रों कि आप किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में उसका प्रत्यक्षीकरण करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो चीज़ क्या है। मैंने एक एग्जाम्पल इससे पहले कई बार दिया है कि आप चारपाई पर सो रहे हैं और आपके ऊपर कोई रस्सी गिरती है। जैसे ही रस्सी गिरती है आपके दिमाग में प्रत्यक्षीकरण होता है कि हो सकता है यह सांप है, ये प्रत्यक्षीकरण है। और जब भी प्रत्यक्षीकरण होगा मित्रों तो 3 तरह की चीज़ें विकसित होंगी, उसकी नाम, पहचान और व्याख्या। जैसे ही वो रस्सी आपके ऊपर गिरी तो आपको अचानक से लगा कि यह सांप हो सकता है, उसकी पहचान आपने कर ली। जैसे वो चलना शुरू हुआ धीरे धीरे तो आपने उसकी पहचान कर ली कि हाँ ये क्या हो सकता है, सांप हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपने उसकी व्याख्या करी कि अगर ये खा गया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। यह आपने क्या करी है, उसकी व्याख्या करी है। तो मित्रों ये क्या है कि उसका प्रत्यक्षीकरण आपने कर लिया है। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसका प्रत्यक्षीकरण कर लिया है तो प्रत्यक्षीकरण होने के बाद में बिंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बिंब का निर्माण होता है। बिंब का निर्माण किसे कहते हैं एक बार समझिए, इमेजरी, यानी कि इमेजिनेशंस। जब आपके, मैंने बताया आपके ऊपर एक सांप गिर गया, ठीक है, इस सांप जैसे ही गिरता है तो आपके दिमाग में एक चित्र आता है, यही तो क्या है, बिंब निर्माण है। देखिए मैं जब भी कभी पढ़ाता हूँ एक बात का विशेष ध्यान रखता हूँ और हमेशा बताता हूँ
किसी भी चीज़ को याद करना है उसे याद मत कीजिए, वो याद नहीं होगी। उसका जुगाड़ सेट करिए, जुगाड़। और जुगाड़ कैसे होगा? समरी बनाकर। मैं कहता हूँ समरी बनाइए, जुगाड़ बनाइए और उसका कोई इमेज आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए। जब आपके दिमाग में इमेज सेट होगा तो 101% आपको वो चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं कि हमारे देश में ताजमहल कहाँ है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बोर्ड आ रहा है और एक बोर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, और एक बोर्ड है, समझ लीजिए इस तरह का बोर्ड है, और इस बोर्ड के ऊपर इस तरीके से ये है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगरा 0 किलोमीटर, ये यहाँ लिखा हुआ है 0 किलोमीटर। ये आपके दिमाग में पैदा हो गया, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में उससे पहले का संज्ञान है, उससे पहले की प्रत्यक्षीकरण आपके दिमाग में हो चुका है, इसलिए आपके दिमाग में बिंब का निर्माण हो गया। मैं आपको बोलूँ कि बाबर, अब आपने बाबर को देखा ही नहीं तो आपके दिमाग में इमेज कैसे बनेगी? जब इमेज नहीं बनेगी तो मित्रों क्या होगा? इमेज नहीं बनेगी तो वो चीज़ आपको कभी भी रिकॉल नहीं होगी, यानी जब कभी आप उसे वापस रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होती है। इसीलिए विद्यार्थी कहते हैं कि साहब हम याद तो बहुत करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसीलिए भूल जाते हैं। और एक देसी शब्द है रट्टा मारना। ये जो रट्टा मारना होता है ना मित्रों, ये यही होता है कि किसी भी चीज़ की इमेज दिमाग में सेट नहीं होती है, संवेदना नहीं होती है, प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा तो आपके दिमाग में इमेज नहीं बनेगी, और इमेज नहीं बनेगी तो उसे आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे देखिए मित्रों, आगे है, अगला है कि चेतना। उससे रिलेटेड आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए? चेतना होनी चाहिए। जब आपके दिमाग में चेतना होगी तो वो चीज़ आपके दिमाग में स्थायी बन जाएगी, और जब चेतना है तो चेतना के बाद में सम प्रत्यय का निर्माण होता है। सम प्रत्यय के निर्माण का मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्ट मेकिंग, यानी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, आलतू फालतू की चीज़ है तो नहीं याद होगा। आप अपने दिन की प्रक्रिया में, यानी 24 घंटे के समय में आप कई हजारों प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, लेकिन क्या आपको वो याद रहती हैं? नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें से वही बातें याद रहती हैं जिनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट था, कोई संप्रत्यय था, और जब कॉन्सेप्ट होता है तो वो चीज़ हमें बहुत आसानी से याद होती है। आगे देखिए कि कॉन्सेप्ट के बाद है पुनर्लाभ। कॉन्सेप्ट के बाद क्या है मित्रों? पुनर्लाभ। तो आपको ये देखना है, इसको पुनर्लाभ को देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट के बाद है आपका पुनर्लाभ। पुनर्लाभ यानी दोबारा से उसका जो रिकवरी, जो बेनिफिट है वो। और इसके बाद है संग्रहण यानी कि स्टोरेज। मैंने आपको बोला कि वो परमानेंट स्टोरेज हो जाता है, और परमानेंट स्टोरेज होने के बाद आपके दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, और इन चीज़ों को स्टोर कर लिया जाता है, आपके दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन करके स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद विकसित होती है आपकी तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। उससे रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए आपके दिमाग में तर्क वितर्क करने की एक शक्ति पैदा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? यहाँ रीजनिंग कहते हैं। इसके बाद होता है चिंतन। मैंने आपको बताया थिंकिंग। जब भी कभी उससे रिलेटेड चीज़ आती है तो आपके दिमाग में चिंतन होता है, चिंता होती है, और जब चिंतन करते हैं तो आपने आप ही स्मरण हो जाता है, और समस्या का क्या होता है? समाधान होता है। समस्या का क्या होता है? समाधान होता है। तो आपको इस बात को समझना है। और जब समस्या का समाधान होता है तो आपको रिकॉल होता है। मैंने बार बार बताया, विद्यार्थी कहते हैं हमें याद नहीं होता है। ये सिद्धांत यही बात समझाता है क्यों आपको याद नहीं होता है। संवेदना नहीं होगी तो याद नहीं होगा, आपके दिमाग में चेतना नहीं होगी तो याद नहीं होगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट मेकिंग नहीं होगी तो याद नहीं होगा, आपके दिमाग में इमेज नहीं बनेगी तो याद नहीं होगा। ये सब चीज़ होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तर्क करने की शक्ति होगी, कॉन्सेप्ट होगा तो तर्क करने की शक्ति होगी। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि भारत और चाइना का विवाद चलता रहता है, अब ये बात आप बोलेंगे कि हमारे तो ये बात दिमाग में सेट ही नहीं हो रही है, क्यों चलता रहता है? क्योंकि उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं पता, और जब कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्यों उनके बीच में युद्ध हो रहा है इस बात को आप नहीं जानते हैं। और
इससे रिलेटेड कोई भी इमेज आपके दिमाग में नहीं बनेगी। जब मैं आपको बताऊं कि डोकलाम में ये विवाद हुआ था, उससे पहले हमारे चाइना के साथ ये युद्ध हुए, हमारा इस चीज़ का झगड़ा है, सीमा पर हमारा इस चीज़ पर तनाव बढ़ता है, इसी से जो गलवान घाटी के अंदर पिछले दिनों हमारे सैनिक शहीद हुए थे वो इस कारण हुए थे, ये तनाव है। हमारे देशों का जो आपसी, जो दोनों देशों के बीच जो आपसी सैन्य जो बैठक होती हैं वो किस लेवल की हैं, क्या उनमें बातचीत हुई, क्या समाधान हुए, किसने उल्लंघन किया, ये सब बातें जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग में क्या होगा कि इमेज बनेगी, इमेज बनेगी तो चेतना होगी, चेतना होगी तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और तभी आप तर्क करने की शक्ति विकसित कर पाएंगे। यानी कि आप फेंक नहीं सकते हैं। फेंक क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है तो आप में तर्क करने की शक्ति डेवलप हो जाती है, और तभी वो क्या होता है, रिकॉल होता है। और रिकॉल होगा तो आपके दिमाग में धारणा का निर्माण होगा, किसी भी चीज़ के प्रति धारणा बनेगी, और जब धारणा बनेगी तो यही तो संज्ञानात्मक न्यूरोविज्ञान कहलाता है, संज्ञानात्मक न्यूरोसाइंस कहलाता है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये जो बात थी, ये जो संज्ञानात्मक विकास का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने इसे समरी बेसिस जिसे मैंने बनाया, और ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नो डाउट इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो अभी इसी वक्त इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हम किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते हैं, न ही भविष्य में लेने की हम आपसे कोई उम्मीद करते हैं, और न ही हम आपको कभी भविष्य में कहेंगे। आपको किस तरीके से फ़ायदा हो, हम सिर्फ यही चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो आज गवर्नमेंट जो राजस्थान में जीट पास करके टीचर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा लाभ लिया है। आशा करता हूं कि आप भी लाभ लें, और लाभ लेकर के और आप भी अपने आप को राजस्थान में शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित करें। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और है, अपने दोस्तों को भेजना, इसे शेयर करना, ये बहुत ज़रूरी है। और एक क्विज हम चला रहे हैं, अपना जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसके ऊपर क्विज जो है वो मिलती है, व्हाट्सएप पर भी मिलती है। अपना जो चैनल है वो है एग्ज़ाम नगर। तो जो चैनल है जो आपके उस पर टेलीग्राम पे है, उसमें मित्रों लास्ट के अंदर $R है। ठीक है, और बाकी फेसबुक के ऊपर आपको ये एग्ज़ाम नगर टाइप करते ही मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे जब आप जाएंगे तो आपको फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से मुझे मैसेज कर देना। आपको हम रीट का स्पेशल बैच है उसमें हम आपको जोड़ देंगे, वहाँ से आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात कर रहे थे संज्ञान की। देखिए, अब इसे मैंने बहुत अच्छे से शब्दों में पिरोया है, आपको देखना है कि हमने बताया कि सबसे पहली बात है यहाँ संज्ञान। ये जो संज्ञान है मित्रों, इस संज्ञान को यानी कि कॉग्निशन एक वर्ड है, और ये जो कॉग्निशन एक वर्ड है ना, ये कॉग्निशन किसका वर्ड है? अंग्रेजी भाषा का वर्ड है। और इस अंग्रेजी भाषा का जो वर्ड है, इस अंग्रेजी भाषा के वर्ड यानी कि कॉग्निशन, इस कॉग्निशन का जब हिंदी रूपांतरण अपन करते हैं तो ये हिंदी रूपांतरण ही क्या बनता है? ये आपका संज्ञान बनता है। क्या बनता है? संज्ञान बनता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो यही क्या है? संज्ञान है। आपको इस बात को समझ लेना है। और ये जो आपका संज्ञान है ना मित्रों, इस संज्ञान का जो मतलब होता है, वो संज्ञान का मतलब ही ये होता है कि जानना अथवा समझना। तो आपको इसे ही समझना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जानना और समझना। ठीक है, यही क्या है? आपका कॉग्निशन का मतलब होता है। और इसी से लास्ट में बना है संज्ञानात्मक, एक शब्द बना, और संज्ञानात्मक शब्द जो बना उसी को ही हम कॉग्निटिव कहते हैं, और संज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। आइए एक बार हम इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं, और इसकी परिभाषा को हम एक बार जानते हैं कि इसकी परिभाषा में वो क्या कहता है, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसकी परिभाषा में हम देखते हैं कि संज्ञान का तात्पर्य बुद्धि की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से है जो जानने, समझने या ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिए, वो कहता है कि संज्ञान का तात्पर्य बुद्धि की उन आंतरिक प्रक्रियाओं से, मैंने आपको बताया न्यूरोसाइंस में मस्तिष्क कैसे काम करता है, वो टोटली यही बात बताता है। इसलिए आपको इसी बात को ध्यान रखना है कि ये एक तरीके का नर्वस सिस्टम है, और उस नर्वस सिस्टम का ही बात ही करता है।
वो कहता है बुद्धि की उन आंतरिक प्रक्रिया, मैंने आपको बताया ना, जो प्रक्रियाएं बताई थी आपको मेरे रुज्जु वाली स्पाइनल कॉर्ड की, वही प्रक्रिया बताता है, उन प्रक्रियाओं और उत्पाद। उत्पाद का मतलब यहाँ किससे है? उत्पाद का मतलब है कि आपका जो मस्तिष्क है उसने आपको उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या आपको बताया, वही यहाँ क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट है। उससे है जो जानने, समझने या ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। मैंने आपको बताया ना कि जानना अथवा समझना ही इसका मतलब होता है। आइए आगे देखते हैं अपन। जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान देना, याद करना, योजना बनाना, विवेचना, कल्पना करना, ये तमाम प्रकार की वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी बुद्धि की सहायता से होती हैं और दिन भर हम करते हैं। यही आपके संज्ञान का मतलब होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक मनोवैज्ञानिक थे, नाम था निशर। ये जो निशर नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे मित्रों, ये निशर नाम के मनोवैज्ञानिक ही इसके बारे में बताते हैं, इसके संदर्भ में और समझाते हैं। वो क्या समझाते हैं, आइए हम आपको यही बात बताते हैं। देखिए, वो समझाते हैं कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके, मैंने आपको बताया सेंसरी जो सेल्स हैं वो जो संवेदनाएं जो प्राप्त होती हैं, जैसे आपकी स्किन पे किसी ने हाथ रखा यहाँ, तो आपको तुरंत मालूम हो गया कि ये क्या हो रहा है, आपको कोई स्पर्श कर रहा है, ये संवेदना है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, देखने की संवेदना है। आप किसी चीज़ को खा रहे हैं तो आपको उसका स्वाद महसूस हो रहा, कड़वा है कि मीठा है या खट्टा है, ये क्या है? ये भी संवेदना है, स्वाद की संवेदना है। ठीक है, आप किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं, ये क्या है? ये भी संवेदना है। तो इस तरह की शरीर में ज्ञानेंद्रियां संवेदनाओं को एकत्रित करती हैं। जो संवेदनाओं को एकत्रित करके जो सूचना देती हैं, यही जो सूचनाएं होती हैं मित्रों, इन्हीं सूचनाओं का रूपांतरण होता है हमारे मस्तिष्क में, और उसका रूपांतरण होने के बाद, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उनका विस्तारण होता है, और उनका जो विस्तारण होता है उसे स्टोरेज किया जाता है। उसके बाद उसकी रिकवरी होती है, यानी कि पुनर्लाभ होता है, और उसका समुचित लाभ लेने से ही इसका मतलब होता है संवेदनात्मक विकास का मतलब होता है। ये बात निशर कहते हैं, और निशर ने ही संज्ञानात्मक जो वर्ड था उसका सबसे पहले प्रयोग 1967 में किया था। आपको इस बात को याद रखना है। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब, यानी कि इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो हम संज्ञान से रिलेटेड बात कर रहे थे, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात अब हम करेंगे संज्ञानात्मक विकास की, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम अभी जीन पियाजे का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? संज्ञानात्मक संज्ञान की। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? संज्ञानात्मक विकास की, और उसके बाद हम बात करेंगे जीन पियाजे की। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात अभी हम कर रहे हैं। तो देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझिए, मैंने आपको बताया कॉग्निटिव शब्द कहाँ से आया, बता दिया आपको। अब कॉग्निशन वर्ड से ये बना था और इसका मतलब जानना अथवा समझना होता है, आप इतना तो आसानी से समझ गए हैं। अब देखिए मित्रों, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चे में किसी संवेदी सूचना को ग्रहण करके, मैंने बहुत बार आपको समझाया है, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उन पर चिंतन करना, थिंकिंग हो रही है, तथा व्यवस्थित करने, उन्हें व्यवस्थित हमने किया है, तथा उसे इस लायक बना देने से है जिसके प्रयोग के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है। आप समझ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास। देखिए, जब भी कभी आपको संज्ञान होगा मित्रों, तो संज्ञान होने के बाद उससे मिलती जुलती जब भी कभी समस्या आएगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे। यानी कि संज्ञानात्मक विकास को आप यूँ समझ सकते हैं कि इसमें अनुभव होता है, और जब भी कभी अनुभव होगा तो उस अनुभव का प्रयोग हम आगामी किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि बूढ़े जो बुजुर्ग होते हैं वो कई बार देसी भाषा में एक कहावत कहते हैं कि हमारी दाढ़ी के जो बाल हैं वो इतने सफ़ेद ऐसे ही नहीं हुए हैं, वो इस प्रत्येक एक एक बाल ने एक एक गलती से चोट खा करके उसने अनुभव लिया है, तब दाढ़ी के बाल सफ़ेद हुए हैं। उनका मतलब ये होता है कि वो जवान लोगों को ये बात समझाना चाहते हैं मित्रों कि उनके जो बाल सफ़ेद हुए हैं, यानी वो बाल सफ़ेद चिंतन करके, चिंतन की बात वो यहाँ बताना चाहते हैं कि उन्हें अनुभव हो गया है, गलतियों से सीखा है, इसीलिए वो आपको गाइड करने के लायक हैं कि आप इस रास्ते पर मत जाइए, इस रास्ते पर जाने से नुकसान होगा, और क्या नुकसान होगा वो बता देते हैं। छोटा बच्चा समझता है, सोचता है कि क्यों ऐसा बता देते हैं, उन्हें कैसे पता लगता है कि इधर जाएंगे तो नुकसान होगा, सॉरी, क्योंकि वो उधर जाते हैं तो उन्हें इस बात का
मालूम होता है, क्योंकि पहले ही वो उस रास्ते से गुजर चुके होते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो एक सतत और असतत यानी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चलने वाली एक प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी ज़िंदगी में व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है और उसका जो है संज्ञानात्मक विकास हमेशा होता रहता है उसकी पूरी ज़िंदगी में। तो आपको इस बात को समझना है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सतत और असतत चलने वाली प्रोसेस है, आपको इस बात को समझना है। ठीक है, तो हम इसमें आगे बात करते हैं। तो ये कहना चाहता है कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चे में कोई संवेदी सूचना को ग्रहण करके उसके ऊपर चिंतन करने, व्यवस्थित करने और उसे इस लायक बना देने से है। यानी हमारे दिमाग में हमने उसे इस तरह से स्टोर कर लिया है कि जब भी कभी उससे रिलेटेड कोई समस्या हमारे दिमाग में आएगी तो हम उसका समाधान आसानी से कर लेंगे। यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। इट्स कॉल्ड बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। श्योर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि जीन पियाजे जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था, जीन पियाजे ने। इसीलिए माना जाता है कि संज्ञानात्मक जो मनोविज्ञान है उसके जनक जीन पियाजे हैं, इसीलिए इस बात को माना जाता है। आगे समझिए कि मनुष्य अपनी संज्ञानात्मक शक्तियों के द्वारा स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने और पर्यावरण को भी जीवन के अनुकूल रूपांतरित करने का प्रयास करता है। अपनी असाधारण मानसिक क्षमताओं के कारण ही मानव इस धरातल पर विद्यमान समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक शक्तियों का प्रयोग करता है और स्वयं को उस वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के लायक वो अपने आप को बनाता है और बना करके और वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है, यानी कि एडजस्टमेंट वो करता है किसी भी सिस्टम के अंदर जाने के बाद। तो अपनी उसकी जो मानसिक क्षमताएँ हैं, असाधारण मानसिक क्षमताएँ हैं, वो मानव की जो है सबसे डिफरेंट हैं। इसीलिए इस धरती के ऊपर मानव को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हम बात करते हैं मित्रों जीन पियाजे के संदर्भ में, और यही जीन पियाजे किसी भी एग्जामिनर का सबसे फेवरेट होता है, वो यहाँ इसके बारे में बात करना चाहता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में ही बात करते हैं, जीन पियाजे के बारे में ही हम बात करते हैं। आइए देखते हैं जीन पियाजे के संदर्भ में। देखिए भैया, ये जो जीन पियाजे है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक इन्हें माना जाता है। देखिए, जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में संबंधित मनोवैज्ञानिकों में सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक माना गया है। संज्ञानात्मक जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक से माना गया। पियाजे जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे पियाजे। और इनका प्रारंभिक कार्य क्षेत्र, मित्रों ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली है कि इनका प्रारंभिक जो कार्य क्षेत्र था वो जंतु विज्ञान था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। यानी ये पियाजे जो थे वो जंतु विज्ञान के ये साइंटिस्ट थे। इसीलिए जंतु विज्ञान से रिलेशनशिप होने के कारण ही इन्होंने इस तरह की थ्योरी दी, और इसके ऊपर क्योंकि वो बहुत अच्छा जानते थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के संदर्भ में, इसीलिए उन्होंने उसको साइकोलॉजी के साथ जोड़ा। और आपको मैं ये भी बता दूं मित्रों कि जो जीन पियाजे थे वो प्रारंभ में, यानी कि वो मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वो मनोवैज्ञानिक बाद में हुए थे। और वो कैसे हुए थे वो मैं आपको बताता हूँ। एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट बिने नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये जो अल्बर्ट बिने नाम के जो साइंटिस्ट थे मित्रों, इनके डायरेक्शन में जीन पियाजे फ्रेंच विद्यार्थियों का बुद्धि परीक्षण कर रहे थे। यानी उनके बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड वो उनसे जो बौद्धिक जो समस्याएं थी उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। जब रिसर्च करते करते क्या हुआ कि जो विद्यार्थी थे वो गलत क्रियाएं कर रहे थे, क्योंकि जब बालक होता है तो साधारण सी बात है वो गलत क्रिया करेगा, और जब गलत क्रिया करेगा तो जीन पियाजे बहुत विचलित हो जाते हैं। और विचलित हो जाने के बाद वो सोचते हैं कि बच्चे ऐसी हरकत क्यों करते हैं। और इसी के आधार पर जीन पियाजे ने बच्चों में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया। बच्चे जो हैं उनमें कब विकास होता है, कब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त होता है, वो इस बात पे जो है अध्ययन करना शुरू कर दिया है। तो आपको देखना है, मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये आपके बाल विकास जो भाग है, बाल विकास जो चैप्टर है उसका भी पार्ट है, और आपका जो ये अधिगम जो है, अधिगम के सिद्धांत, उसका भी ये पार्ट है। अब देखिए,
पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे, वो पियाजे ने जो प्रयोग किए वो अपने ही 3 बच्चों पर किए। पियाजे के 3 बच्चे थे, उन्होंने अपने ही बच्चों की मानसिक स्थिति के ऊपर ये प्रयोग किए और ये प्रयोग करने के बाद में ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। तो उन्होंने अवलोकन और अध्ययन करने के बाद पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो पियाजे ने प्रस्तुत किया। पियाजे क्या कहते हैं, एक बार इसे समझिए। पियाजे कहते हैं कि बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने की, बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने की, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ एवं उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता बालक के परिपक्वता स्तर और बालक के अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा निर्धारित होती है। पियाजे क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। पियाजे कहते हैं कि बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप में, यानी रियलिटी में, वो कहते हैं कि रियलिटी की बात यहाँ हो रही है। यानी जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, वो खिलौनों से दोस्ती करना शुरू कर देता है, छोटा, जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वो पियाजे कहते हैं कि ये वास्तविकता की बात, जब वो वास्तविकता से उनका प्रत्यक्षीकरण होना शुरू हो जाता है, वास्तविकता से वो जुड़ जाते हैं, तो पियाजे उस समय की बात करते हैं। पियाजे कहते हैं कि जब वास्तविकता बच्चे के अंदर आती है, वास्तविकता का स्वरूप आता है, तो बच्चा चिंतन करना शुरू करता है, उसकी खोज करना शुरू करता है, उसके बारे में समझ विकसित करने की कोशिश, समझ और जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता, बालक में परिपक्वता स्तर, ये डिपेंड करता है कि बालक का परिपक्वता का स्तर कैसा है, यानी जो बच्चा है वो मैच्योर है कि नहीं है, और उस बच्चे में मैच्योरिटी आई कि नहीं आई है। यानी बालक में एक निश्चित टाइम के बाद मैच्योरिटी आती है, और वो जो बालक में जो मैच्योरिटी आती है, वो उस मैच्योरिटी के बाद ही बालक जो है वो अपने अनुभवों के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, अंतः क्रिया करता है, समझ विकसित करता है। पियाजे कहते हैं कि यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने की, खोज करने की, उसके बारे में समझ विकसित करने की, सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता। देखिए यहाँ तक की बात अलग है, इसे साइड में रख दीजिए, यहाँ तक की बात अलग है, क्षमता यहाँ तक की बात, ठीक है। एक बार इसे समझ लीजिए। वो ये बात कहता है कि कोई बालक है, उस बालक में चिंतन करने की स्पेशल क्षमता होती है, उसमें खोज करने की क्षमता होती है, उसमें किसी चीज़ को जानने की क्षमता है, उसमें सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता है। ये जो किसी भी बालक की जो क्षमता है, ये क्षमता बालक के परिपक्वता स्तर, समझिए बालक में मैच्योरिटी कितनी है, उसके मैच्योरिटी का जो लेवल है उस पर, और बालक के अनुभवों की, उस बच्चे ने क्या एक्सपीरियंस लिए हैं, उनकी जो बीच की जो पारस्परिक अंतरक्रिया है, वो इसी के द्वारा, इस क्षमता के द्वारा ही निर्धारित होती है। ये बात जीन पियाजे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न से उच्चतर चलता है। ध्यान से समझना है। जीन पियाजे कहते हैं कि छोटा बच्चा जिसने आज जन्म लिया है, वो आज ही उसमें संज्ञानात्मक विकास एकदम से हो जाए बड़े व्यक्ति जैसा, और दैट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। पियाजे कहते हैं कि ये निम्न से उच्चतर चलता है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, और वो ये बात कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, पियाजे कहते हैं कि यह सतत और असतत दोनों ही रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि विकास, संज्ञानात्मक विकास किस तरह चलता है, किस रूप में चलता है। वो ऑप्शन देता है कि सतत और असतत, तीसरा देता है कि ए और बी दोनों, चौथा देता है नन ऑफ दिस, निम्नलिखित में से कोई नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो तो हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, और इसलिए वो सतत पे क्लिक करते हैं, और इस पे सतत पे क्लिक करने के कारण उनका आंसर हो जाता है गलत। इसलिए मित्रों, आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास सतत और असतत, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों ही कंडीशन में चलता है। वो एक बार कभी आपको अच्छे से कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद कुछ समय बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति जो है, कुछ समय के लिए आपने किसी से नहीं सीखा, कि फिर सीख लिया, फिर नहीं सीखा, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए यह सतत और असतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम जो सम पढ़ते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के, उन्हें लेकर के आपके सामने जल्द ही मैं हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आपने मुझे अभी तक वॉच किया, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।